नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है सियाद जोशी। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ एक और रिवीजन लेक्चर लेकर। और आज हम यूनिट कर लेंगे। मैंने कुछ सेशंस लिए, उसके बाद मुझे ऐसा रियलाइज हुआ है कि आप लोगों को बहुत सारे कंसेप्ट स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू माइनर की लाइबिलिटी, और ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार मैं दोबारा उसको रिवाइज करवाऊंगा और उसके बाद हम आगे। दोस्तों आपको बता दूं, लॉ पढ़ना एक बात होता है, लॉ लिखना एक बात होता है। हम लोग पूरा बाहुबली परिवार आपके लिए आरटीपी, क्यू और एमटीपी बैच लेकर आ रहा है फ्रॉम 21 अक्टूबर टू स्पेशली क्यूरेटेड बैच है। ऑल 4 सब्जेक्ट्स, 4 वीक का बैच है। 20 तक लाइव क्लास होगा। सभी टीचर्स की टाइमिंग आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। मेरे स्केड्यूल पूरा आपके सामने है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 12:15 टू 1:15 1 आवर का क्लास होगा। मैं जुलाई 21, जैन 21, दिसंबर 20, नवंबर 19 और मई 19 के क्वेश्चन पेपर। अगर आप लोगों के पास प्लस नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब प्लस जल्द से जल्द यूज आदर्श है सर। तो दोस्तों मेरे बारे में तो आपको पता ही है। मैंने अभी तक 700 प्लस वीडियोस अपलोड कर रखे हैं ऑन वेरियस डिफरेंट चैनल्स एंड अन अकेडमी लर्निंग फाइन। मैं हर दिन सुबह 10 बजे आपको फ्री में स्पेशल क्लास पे पढ़ा रहा हूँ सोगा। हर दिन शाम 5:15 बजे मैं आपको पढ़ा रहा था अभी तक एलएलपी, और इसके बाद अभी मैं टीपा का रिवीजन करा रहा हूँ। और टीपा के रिवीजन होने के बाद हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट को दोनों टाइम में करके कंप्लीट कर देंगे, जिसके बाद सिर्फ हमारा मैराथन रिविजन और राइटिंग प्रैक्टिस बचने वाला है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, लाइव डेली। अगर आप प्लस सब्सक्राइब करते हो तो आपको लाइव क्लास, टेस्ट, कोर्स और अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो प्लस के अलावा आपको ये आइकॉनिक बेनिफिट और टेस्ट है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, आपके पास प्लस में ऑप्शंस होता है 3 मंथ, 12 मंथ ऑप्शंस। आदर्श आइकॉनिक में आपके पास ऑप्शंस होते हैं 12 मंथ। यहाँ पर चलिए दोस्तों, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में थोड़ा आगे बढ़ के अभी हम लोग चलते हैं। पहले मैं आप लोगों को माइनर वाला एक बार क्लियर कर दूं। तो माइनर में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई है, पर ज़रा उसको मैं ले आता हूँ। माइनर के बारे में मैंने आपको सेक्शन 30 में, पहले तो बता दूं सेक्शन 30 जो पढ़ रहे हैं, ये सेक्शन 30 है। ठीक है, स्टार्टिंग से सेक्शन, यस। तो यहाँ पर बोला गया है, ये सेक्शन 30 मैंने आपको कल पूरा पढ़ाया था। ये सेक्शन 30 पढ़ने जब हम बैठते थे तो थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो गया था, बिकॉज ये सारे टेक्स्ट थे। तो ये सारी चीज़ें क्लियर आउट करेंगे अब हम एनालिसिस। मैंने आपको कल के रिवीजन में टेक्स्ट पर से पढ़ाया, आज के रिवीजन में से एनालिसिस पार्ट से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आइए देखते हैं सबसे पहले व्हाट आर द लाइबिलिटीज एंड राइट्स ऑफ माइनर। सबसे पहले आएंगे राइट्स। माइनर हैज अ राइट टू हिज एग्रीड शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। एग्रीड शेयर है, उसको अधिकार है अपना प्रॉफिट लेने। कैन हैव एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट, he can in fact sue the partners for accounts or for payment of his share, but only when severing his connection with the firm and not otherwise। यानी कि माइनर जो है, फर्म को बीच में से अपना पूरा प्रॉफिट नहीं मांग सकता। अगर वो छोड़कर जाना चाहता है तब वो मांग सकता है, when he is severing his connection with the firm। अदरवाइज वो अपना प्रॉफिट जबरदस्ती आपसे मांग नहीं। ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, एक बार जब वो मेजोरिटी में आ जाता है, यानी कि 18+ हो जाता है, he may within 6 months elects to become a partner or not to become a partner। If he elects to become a partner, then he is entitled to the share to which he was entitled as a minor। If he does not, then his share is not liable for any act of the firm after the date of public notice served। लॉ कहता है कि on attaining majority after within 6 months or from the date when he came to know about that he was added in the partnership form, whichever is earlier, basically whichever is actually whichever is later, not earlier। मैं आपको थोड़ा सेक्शन के अंदर ले जाता हूँ, क्योंकि ये जो यहाँ पे एनालिसिस पे बताया है एकदम अच्छे से नहीं बताया, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, ये पढ़िए यहाँ से। at any time within 6 months of his attaining majority or of his obtaining knowledge that he has been admitted to the benefit of the partnership, whichever is later, such person must give a public notice that he has elected to become or elected not to become a partner। तो ये एनालिसिस में वो दूसरा पार्ट पॉइंट लिखा नहीं था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। सिर्फ 6 मंथ लिखा है यहाँ पे। और आफ्टर बिकमिंग द आफ्टर ऑब्टेनिंग द नॉलेज दैट ही वाज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फॉर द बेनिफिट, whichever is later,
उसको सिलेक्ट करना है वेदर यू वांट टू कंटिन्यू विद द फर्म और नॉट। अब भी हो सकता है ना। पहले देखते हैं कि बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी व्हाट वाज द लाइबिलिटी ऑफ द माइनर। देखो भाई, माइनर की लाइबिलिटी इज कन्फाइंड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। फर्म का टोटल प्रॉफिट अगर 1 करोड़ है, उसमें माइनर का प्रॉफिट फॉर एग्जांपल 10 लाख है, तो माइनर की मैक्सिमम लाइबिलिटी 10 लाख रुपीज है, जो कि फर्म में से आप लेंगे, जो कि आप फर्म में से लेंगे। यानी कि माइनर हैज नो पर्सनल लाइबिलिटी फॉर द डेट्स। यानी कि माइनर की पर्सनल एसेट सेल आउट करके, माइनर की पर्सनल एसेट सेल आउट करके आप लोग पैसा फर्म में नहीं ला सकते। माइनर का फर्म का पैसा आप यूज कर सकते हो, उसमें से आप डेट पे ऑफ कर सकते हो। माइनर का फर्म का पैसा, पर्सनल पैसा। माइनर इंसॉल्वेंट भी नहीं हो सकता। वाई? बिकॉज इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एक्ट लाइक इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, उसको इंसॉल्वेंट आप नहीं डिक्लेयर कर सकते। लेकिन अगर फर्म डिसोल्यूशन में चली गई है या फर्म इंसॉल्वेंट हो, तो माइनर का जो हिस्सा होगा वो ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी ऑफ द फर्म को चला जाए। कि माइनर की लाइबिलिटी होती है ना, अप टू द अमाउंट इन्वेस्टेड और अप टू द अमाउंट दैट ही ओन्स इन द फर्म। तो माइनर का भी हिस्सा ऑफिशियल रिसीवर को चला जाएगा और वो उसको यूज कर सकता है टू पे ऑफ द डेट। लेकिन ऑफिशियल रिसीवर भी माइनर से मंगा, इसलिए डिसाइड करता है आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी within 6 months of attaining majority or obtaining knowledge that he has been admitted for the benefit, whatever is later, minor को decide करना होगा whether he want to be in the firm or leave the firm. Okay, अगर उसने डिसाइड कर लिया that he does not wish to be a partner, okay, तो उसको एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा that he wishes not the partner of the। और अगर वो नोटिस नहीं देता है विद इन 6 मंथ्स, अगर वो नोटिस नहीं देता तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि ही वांट कंटिन्यू एज अ पार्टनर इन द फर्म। आइए देखते हैं व्हाट विल बी द केस व्हेन ही बिकम्स द पार्टनर और व्हेन ही इलेक्ट्स नॉट द पार्टनर। व्हेन ही बिकम्स अ पार्टनर, वो चाहे वो खुद पब्लिक नोटिस देकर बने या बिना पब्लिक नोटिस दिए भी वो पार्टनर बन सकता है, बस उसको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली वो पार्टनर बन। इफ अ माइनर बिकम्स अ पार्टनर ऑन हिज ओन विलिंगनेस और बाय फेलियर टू गिव अ पब्लिक नोटिस विद इन 6 मंथ, जो हमने टाइम बताया, उसके राइट्स दो रहेंगे। एक तो सबसे पहली बात, उसके राइट्स और लाइबिलिटीज के बारे में देख लो। सबसे पहले बताता हूँ लाइबिलिटी। ही बिकम्स पर्सनली लायबल टू for all the acts of the firm done since he was admitted in the benefit of the partnership. से for example, अगर आपने किसी को बचपन में ऐड किया था, बचपन का प्यार, 8 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, तब से लेके आज तक ये बंदा पर्सनली। Also, his share in the property and the profit of the firm remains the same to which he was entitled. उसका परसेंटेज ऑफ शेयर, उसका प्रॉफिट का परसेंटेज, पीएसआर, सब कुछ सेम रहेगा एज इट इज जो उसका पहले था व्हेन ही वाज। When he elects not to become a partner, के राइट्स और लाइबिलिटीज कंटिन्यू रहेंगे। कब तक? कब तक? जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देता एज अ माइनर। जब वो पब्लिक नोटिस दे देगा, उसके बाद से उसकी लाइबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, उसका शेयर लाइबल नहीं होगा फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म आफ्टर द डेट ऑफ नोटिस। एक बार उसने पब्लिक नोटिस दे दिया तो उसके बाद के ट्रांजैक्शंस के लिए ना ही माइनर ना ही उसकी स्टेट इन द फर्म कोई भी लाइबल नहीं रहेगी, और उसको एक अधिकार देंगे कि वो अपना पैसा लेकर फर्म से बाहर जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना आपको यहाँ पर नोटिस देनी। अब आ जाते हैं आज के नए सेक्शन पे, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टनर का। एनी चेंज इन रिलेशन टू पार्टनर्स will result into reconstitution of partnership. Thus, on admission of a new partner or on retirement of the partner or on expulsion or insolvency, a firm will be recalled. Now let's talk about introduction. Subject to contract between the partners to the provisions of section. No person shall be introduced as a partner into the firm without the consent of all the existing partners. किसी एक भी पार्टनर को आपको ऐड करना है इन अ पार्टनरशिप फॉर्म, आपको सभी पार्टनर्स एग्रीमेंट। Subject to the provision of section 30, a person who is introduced as a partner into the firm does not thereby become liable for the act of the firm done before he was a partner. Say for example, अगर मैं पार्टनरशिप में ऐड हो रहा हूँ 1 जनवरी से, तो 1 जनवरी के बाद के ट्रांजैक्शंस के लिए आई विल बी लायबल, 1 जनवरी के पहले के ट्रांजैक्शन के लिए आई विल नॉट बी।
तो व्हाट विल बी द राइट्स एंड लाइबिलिटीज? न्यू पार्टनर इज ऑर्डिनरीली उसकी लाइबिलिटी शुरू होती है फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर, ओके, अनलेस कभी कभी कुछ पार्टनर्स जो नए आते हैं फर्म में वो ऐसे आते हैं कि वो बोलते हैं कि हमारी पहले के ट्रांजैक्शंस के लिए भी वी विल बी लायबल। अगर आप ऐसा बोलकर आ रहे हो कि पहले के ट्रांजैक्शंस के लिए आई विल आल्सो बी लायबल, देन यू विल, ठीक है। नाउ a new firm including a new partner who joins it may agree to assume liability for an existing debt of an old firm, and creditors may agree to accept the new firm as their debtor, and discharge the old partners. The creditor's consent is necessary in every case to make the transaction. मैं क्या बोल रहा हूँ, से फॉर एग्जाम्पल पहले 4 पार्टनर्स ए बी, बाद में आपने एक नया पार्टनर को ऐड किया एंड देयर इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो ओल्ड फर्म के बाद हो सकता है कि ए बी सी डी ई के आने के बाद आप एक न्यू फर्म बना रहे हो, तो ये ओल्ड फर्म की सारी लाइबिलिटीज न्यू फर्म टेक ओवर कर सकती है सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स ए बी सी डी ई एंड द क्रेडिटर्स ऑफ ओल्ड फर्म ए बी सी। Novation is a technical term in a contract for substitute liability, of course, not confined only of partners. But a mere agreement amongst the partners cannot operate as novation. Thus, an agreement between the partners and the incoming partner that he shall be liable to the existing debt will not ipso facto give creditors of the firm any right. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ई ने मिस्टर एबीसीडी को बोला कि अरे आपके पुराने फर्म के जो लाइबिलिटीज उसके लिए भी मैं लाइबल रहूंगा, तो क्या क्रेडिटर्स मिस्टर ई से पैसा ले सकते हैं पुराने चीजों के लिए? तो आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज ई ने जो प्रॉमिस एबीसीडी को किया है उसमें क्रेडिटर्स आर थर्ड पार्टीज एंड दे गेट नो राइट टू क्लेम इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, अगर एबीसीडी के फर्म में जब ई ऐड हुआ तो आपने एक नई फर्म बनाई एबीसीडी, और इस नई फर्म एबीसीडी ने पुरानी फर्म एबीसीडी की सारी लाइबिलिटीज टेक ओवर कर ली with the consent of all the partners and the creditors. Now the new firm will be exclusively liable for the liability and old firm ABCD will be discharged. और न्यू फर्म में अब ई भी आता है, इसलिए मिस्टर ई विल ऑल्सो बी दिस। अब क्रेडिटर्स मिस्टर ई से पैसा मांग। This section does not apply to partnership of two partners which is automatically dissolved on death of one. Let's talk about retirement of a partner may retire with the consent of all other partners. अब बाकी पार्टनर से पूछ के रिटायर हो सकते हो, या in accordance with the express agreement by the partners, or where the partnership is at will by giving notice in writing to all the other partners of your intention to retire. एक है भाई, सारों के कंसेंट से निकल जाओ, एग्रीमेंट फॉलो करके निकल जाओ, या अगर पार्टनरशिप विल है तो नोटिस देके निकल जाओ। Retiring partner will be discharged from the liability towards third party for all the acts of the firm then before his retirement by an agreement third party and the partners of the reconstituted firm. Now say for example A, B, C, D ये फर्म थी और इसकी 1 लाख की लाइबिलिटी थी। मिस्टर डी ने फर्म छोड़ के चले गए और एक नई फर्म बनी A, B और C। अब मिस्टर डी इस नए फर्म और इन क्रेडिटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और कह सकता है कि अब आपके ये 1 लाख रुपए के लिए ABC विल बी लायबल and I will not be liable and this contract will be valid in the eyes of law and Mr. D will not be held liable. Provided Mr. D, the creditors and ABC firm तीनों पार्टीज ने इस पे एग्री करना चाहिए तब ये मुमकिन है। अदरवाइज रिटायरमेंट के बाद भी अ पार्टनर इज liable for the act done during his tenure in the now जब तक आप पब्लिक नोटिस नहीं देते अपने रिटायरमेंट की तब तक आपकी लाइबिलिटी शुरू रहती है, चालू रहती है। लेकिन प्रोवाइडेड रिटायर्ड पार्टनर इज नॉट लायबल टू एनी थर्ड पार्टी हु डील्स विद द फर्म नोइंग दैट ही वाज अ। तो भाई अब मुझे एक बात बताओ, फर्म में एक पार्टनर निकल के चला गया और एक नया कस्टमर आता है। नए कस्टमर को तो पता ही नहीं है कि आप कभी पार्टनर थे भी, तो पता ही नहीं है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए अब वो आपको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता बिकॉज जब उसने ट्रांजैक्शन किया आप उस फर्म का, करेक्ट। तो व्हेन अ पर्सन इज एक्टिंग विद द फर्म विदाउट नोइंग दैट some Mr. X was a partner earlier, he cannot hold Mr. X liable. नोटिस रिटायरमेंट की कोई भी दे सकता है, इवन फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म या पार्टनर हिमसेल्फ।
फिर इसके बाद आएगा आउटगोइंग पार्टनर्स की लाइबिलिटी। मैंने बताया रिटायरिंग पार्टनर कंटिन्यूज टू बी लायबल अंटिल एंड अनलेस ही गिव्स पब्लिक नोटिस रिटायरमेंट आइदर हिमसेल्फ या अदर पार्टनर, but retired partner will not be liable to third party if the latter deals with the firm without knowing that he was retired partner of or to the third party, ये liability रहेगी until public notice of his retirement has been given। ठीक है। as far as the transaction are concerned which are entered before the retirement of the partner, ऐसे transactions के लिए the partner is still going to be liable। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? transactions which have been entered before the retirement of the partner। तो before retirement of the partner के सारे transactions के लिए the partner even after retirement he will be liable until unless he मतलब बोलते हैं ना कि वो थर्ड पार्टी से और रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म से एग्रीमेंट कर लेता है और फिर अपनी लाइबिलिटी जीरो कर देता है, तब तक उसकी लाइबिलिटी बनी रहेगी। एक बार आपने नोटिस दे दी, ओके, तो मतलब से फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप एट विल है और आपने नोटिस दे दी इन राइटिंग टू ऑल द पार्टनर्स कि भाई मैं छोड़ के जाना चाहता हूं। जैसे ही आपने नोटिस दे दी, हम अज्यूम कर लेंगे कि आप छोड़ के चले गए एंड यू विल बी रिलीव्ड एज अ पार्टनर विदाउट गिविंग पब्लिक नोटिस। फिर आती है बात एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर की, तो जरा स्टार मार्क कर देना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर में मैं आपको बता दूं, अ पार्टनर में नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम अ फर्म by by any majority of partners save as otherwise in exercise of good faith of power। यानी कि मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी को एक्सपेल करना चाहते हो, निकालना चाहते हो फर्म से, तो मेजोरिटी से आपको ये काम करना पड़ेगा और गुड फेथ में काम करना पड़ेगा। और जो पार्टनर निकाला जा रहा है उसके ऊपर रिटायर्ड पार्टनर के सारे रूल्स अप्लाई होंगे। अब सर क्या प्रोसेस होगी? सबसे पहली बात, आपके एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए कि एक्सपल्शन इज अलाउड। दूसरी बात, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स ने मिलके एक्सपल्शन करना चाहिए किसी एक पार्टनर का। और तीसरी बात, गुड फेथ में ये पावर एक्सरसाइज की जानी चाहिए। गुड फेथ में एक्सरसाइज करना मतलब, भाई गुड फेथ में एक्सरसाइज करना मतलब कि आप पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में ये कर रहे हो और जिसको निकाला जा रहा है उसको नोटिस दी जा रही है और उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दिया जा रहा है कि भाई आपको निकाला जा रहा है, आपको इस बारे में कुछ कहना है या नहीं कहना। अगर ये सब कुछ आपने किया तब मैं मानूंगा कि ये गुड फेथ में है, और अगर आपने नहीं किया तो मैं मानूंगा कि ये गुड फेथ में। Now, if a partner is otherwise expelled, the expulsion will be and void। मैंने आपको केस भी दिया था कि पति दो औरतों का झगड़ा हो गया, नहीं क्या, दो पार्टनर के वाइफ्स का किटी पार्टी में झगड़ा हो गया और उस चक्कर में एक पार्टनर को निकाला जा रहा था। इट वाज नॉट डन इन बोनाफाइड वे एंड हेंस इट वाज नल एंड वॉइड। ये वाला एग्जांपल आप देख लें। ओके, तो पावर ऑफ एक्सपल्शन एग्रीमेंट में होना चाहिए, मेजोरिटी से किया जाना चाहिए, गुड फेथ में किया जाना चाहिए। गुड फेथ चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, फर्म के इंटरेस्ट में होना चाहिए। आप आर ओ बी पहले तो नोटिस दो पार्टनर को और उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी। व्हाट अबाउट इंसॉल्वेंसी? सर, where a partner in the firm is adjudicated as insolvent, he ceased to be a partner on the date of order of adjudication and mostly the firm is dissolved in this, but sometimes it is written in the agreement that firm will continue even in spite of insolvency of a partner, then the firm may continue। Now, where under a contract between the partners the firm is not dissolved by the adjudication of a partner as insolvent, the estate of the partners who adjudicated is not liable for the act of the firm, and the firm is not liable for the act of the insolvent after the date of order of adjudication। say for example 10 जनवरी को कोर्ट ने कहा कि मिस्टर ए इंसॉल्वेंट है, 10 जनवरी के बाद के ट्रांजैक्शन के लिए ए की असेट लायबल नहीं होगी और 10 जनवरी के बाद के ट्रांजैक्शन जो कि ए कर रहा है उसके लिए फर्म जिम्मेदार। फिर ये आप सारी चीजें पढ़ सकते हो। लाइबिलिटी ऑफ स्टेट ऑफ डिसीज पार्टनर, अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फर्म डेथ ऑफ द पार्टनर के बाद फर्म अगर डिसॉल्व नहीं हो रही है, what will happen with the estate of the deceased partner? Estate of the deceased partner will not be liable for the act of the firm after the date of death। जैसे मैंने इंश्योरेंस में बताया, मृत्यु के बाद के ट्रांजैक्शन के लिए जो पार्टनर की डेथ हुई है उसकी असेट लायबल नहीं। ठीक है, वेरी लॉजिक। देयर आर सर्टेन राइट्स ऑफ एन आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन, आउटगोइंग पार्टनर में कैरी ऑन अ बिजनेस कंपीटिंग विद दैट ऑफ अ फर्म एंड ही में एडवर्टाइज सच बिजनेस बट सब्जेक्ट टू contract। He may not use the firm name,
represent himself to be carrying on the business of the firm, or solicit the custom of person who were dealing with the firm before he sees the partner. आपको कंपीटिंग बिजनेस करना है करो, लेकिन अगर आपके पास राइट नहीं है तो आप फर्म का नाम, फर्म के कस्टम और फर्म की यू कैन नॉट से दैट आप फर्म के लिए काम करो, आपको अपना अलग एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। अगर कोई पार्टनर को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टनरशिप दूसरा बिजनेस कैरी ऑन करने से रोका जा रहा है, इट इज परफेक्टली वैलिड एंड अलाउड, और इसको सेक्शन 27 ने भी एक्सेप्शन दिया, तो इट इज परफेक्टली वैलिड एंड नो प्रॉब्लम। इनफैक्ट सेल ऑफ गुडविल के केस में हम लोग उनको बोल सकते हैं कि भाई आप सिमिलर बिजनेस मत करो, आउटगोइंग पार्टनर को बोल सकते हैं आप सिमिलर बिजनेस मत करो, और ये सारी चीजें हमने अलाउ कर रखी है, तो मैंने आपको सेक्शन 27 में पढ़ाया। The outgoing partner or his estate is entitled at the option of himself or his representative to such share of profit made ceased to be a partner as may be attributable to the use of his share of the property of the firm, or interest at the rate of 6% per annum on the amount of his share of the firm. Say for example, किसी कोई पार्टनर बाहर चला जाता है किसी भी कारणवश, डेथ हो, इंसॉल्वेंसी हो, रिटायरमेंट हो, एक्सपल्शन हो, और आप अभी तक उसको उसका पैसा नहीं, और आप उसकी एसेट यूज करके बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो, ऐसे आउटगोइंग पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलने का अधिकार है। उसके पास ऑप्शन है, वो दो चीजें मांग सकता है, एक तो शेयर ऑफ प्रॉफिट मांग सकता है, ठीक है, या वो इंटरेस्ट मांग सकता है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन हिज एसेट इन द, और आपको देना पड़ेगा। हालांकि अगर आप आउटगोइंग पार्टनर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के हम आपका पार्ट खरीद लेंगे, देन यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू आस्क फॉर एनीथिंग। लेकिन अगर आपने वादा किया और बाद में आपने उसको परचेज नहीं किया, सो इट विल बी द डेट ड्यू बाय द कंपनी, और ऐसे केस में वो आपके ऊपर केस कर सकता है फॉर रिकवरी ऑफ। फिर आता है रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बिकॉज ऑफ चेंज इन फर्म। एनी गारंटी गिवन टू और फॉर द फर्म टू द एनी थर्ड पार्टी, तो इन दिस केस, और फॉर्म में चेंज हो जाता है, ये दोनों केस आते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने गारंटी दिया है फॉर द फर्म, या मिस्टर ए ने गारंटी दिया है टू द फर्म, और ये फर्म में अगर चेंज हो जाता है, दिस कंटिन्यूइंग गारंटी स्टैंड्स कैंसल्ड, रिवोक्ड ऑन द स्पॉट। जिन लोगों को आपने जिन लोगों को या जिन लोगों के लिए आपने गारंटी दी थी कंटिन्यूइंग गारंटी, अब वो लोग बदल चुके हैं, इसलिए गारंटी भी रिवोक ऑटोमेटिकली हो जाएगी, आपको अलग से जरूरत नहीं। कंटिन्यूइंग गारंटी का मतलब होता है गारंटी गिवन नॉट फॉर वन सिंगल ट्रांजैक्शन बट सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ये कंटिन्यूइंग गारंटी को पीरियड हो सकता है कि 6 मंथ्स के लिए मैं गारंटी दे रहा हूँ, 6 मंथ्स के अंदर सारे ट्रांजैक्शन इस गारंटी के अंदर आ जाएंगे। लेकिन अगर फर्म में कोई चेंज हुआ तो जिस दिन ये चेंज हुआ उस दिन ये कंटिन्यूइंग गारंटी ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी, और इसके बाद के ट्रांजैक्शन के लिए द गारंटर विल नॉट, वहां तक के ट्रांजैक्शन के लिए ही विल बी लायबल, लेकिन इसके बाद के ट्रांजैक्शन के लिए will। तो यहां तक हम लोगों ने अभी 2 यूनिट्स रिवाइज कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स थे। अब अगला जो यूनिट हम रिवाइज करेंगे वो रहेगा रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ। एक बार मैं जरा देख लूं कितने मिनट का हमारा हो गया है, 23 मिनट्स का हुआ है। आई थिंक लेट्स डू दिस लाइव, और इसमें क्या होगा ना, एक यूनिट लाइव करने से आप पुराने यूनिट के भी क्वेश्चंस पूछ पाएंगे, और ये यूनिट हम लोग लाइव करते हैं। मैं आने ही वाला हूँ, बस 28 से मोस्टली मैं क्लास ले लूंगा, आपको दिख लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस क्लास एज वेल। आई नो ये छोटी छोटी क्लासेस है, बट छोटी छोटी क्लासेस में हमने बहुत कुछ कवर कर लिया, 2 यूनिट इंपॉर्टेंट यूनिट, और ज्यादा आपको स्ट्रेस। तो अगर आपको प्लस लेना है, अगर आपको हमारी राइटिंग प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है, तो लाइव क्लासेस भी, और पर्सनलाइज गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस और टेस्ट एनालिसिस ऐप आइकॉन। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, गो फॉर प्लस 3, 6, 12, 24 मंथ ऑप्शन, याद है आइकॉनिक में 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ ऑप्शन है, याद है आइकॉनिक और प्लस के कॉम्बोज भी अवेलेबल है, सी आदर्श यूज के मैक्सिमम पॉसिबल, ये सारे बेनिफिट्स 6 मंथ्स के साथ 1 मंथ फ्री और 12 मंथ्स के साथ 2 मंथ, ये 14 अक्टूबर तक चल रहा है, आप इसको देना। इसके अलावा मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, इसके अलावा मैं आपको कहना चाहता हूँ, डू फॉलो मी एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, कीप लाइकिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, आई विल सी यू लाइव वेरी सून। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव।